सी 141 अध्याय 141 भ्रम पैदा करना और परेशानियों से बचना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जुवान रैन ने ये जियो का तिरस्कार किया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। हालांकि वह मूर्ख होगा यदि उसके पास ताकत नहीं है और फिर भी उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा देखना पड़े। इसके विपरीत वह दुबला पतला युवक वास्तव में मूर्ख था। उस दुबले पतले युवक का चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खुद को वापस ले लिया। जुवान रैन की नज़र अभी भी ठंडी और उदासीन थी। उसने ये जियाओ की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पहले मुझ पर हमला करने का मौका दूंगा, अन्यथा जब मैं हमला करूंगा तो तुम एक मृत व्यक्ति बन जाओगे। उपस्थित सभी लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। एक बर्फ जैसी ठंडी आभा चुपचाप फैल गई और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह ठंडी आभा जुवान रैन से आई थी। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा, वह बस जुवान रैन को देखता रहा। उसने न तो जुवान रैन को जवाब दिया और न ही हमला करने की कोई कार्रवाई की। बूम! अचानक गलियारे से एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे 20 से 30 युवा आकृतियां विशाल हॉल में दौड़ पड़ीं। वे सभी काफी दुखी लग रहे थे। हर कोई उन लोगों के समूह की ओर देखने लगा जो अचानक प्रकट हो गए थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। ओरिजिनल स्पिरिट पैलेस और कोल्ड मून टॉवर के लोग। जुवान रैन ने भी अपना सिर घुमा लिया। जब उसने उनकी छाती पर बैज देखा तो वह अपनी भौहें ऊपर किए बिना नहीं रह सका। उसके ठंडे और उदासीन चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये लोग कौन हैं। इस अवशेष में प्रवेश करते समय उसने उन्हें नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि वे एक अलग ताकत से आए थे और फ्लोटिंग क्लाउड संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। जुवान रैन, मैंने नहीं सोचा था कि स्टार शॉवरिंग संप्रदाय वास्तव में तुम्हें इस समय भेजेगा। ओरिजिनल स्पिरिट पैलेस के प्रमुख व्यक्ति वू मिया ने जुवान रैन को देखा और बोला। पहले तो वह स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। स्विश! हवा के फटने की आवाज के साथ वू मिया प्रकाश की किरण में बदल गया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और उसे जुवान रैन पर दे मारा। चरम! चरम! उसकी मुट्ठी पर एक फीकी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो अंतरिक्ष को दबा रही थी और उसे कंपा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, घबराओ! जुवान रैन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी हथेली वू मिया की मुट्ठी की ओर टकराई, जिससे ठंड की एक किरण आ गई। बूम! अंतरिक्ष में एक दबी हुई ध्वनि गूंजी, जैसे वे दोनों अनजाने में कांपने लगे। इस बार वे बराबरी पर थे। हे, जुवान रैन, आपकी बर्फीली ऊर्जा बस इतनी ही है। वू मिया के शरीर से अराजक ऊर्जा बाहर निकली और उसकी मुट्ठी पर जमा बर्फ पिघल गई जब वो मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। जुवान रैन की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। ये जियाओ को नज़रअंदाज करते हुए उसने वू मिया की ओर देखा और बोला, हे, यहाँ वास्तव में जीवंतता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहुँचते ही हमें वास्तव में एक शो देखने का मौका मिलेगा। ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। एक और तेज हंसी सुनाई दी, और कुछ ही देर बाद भीतर से 10 आकृतियां फूट पड़ीं। इन दर्जनों आकृतियों के सामने आने के बाद वे तुरंत 4 टीमों में विभाजित हो गए। ये गोल्डन सिटी के 4 महान परिवारों के लोग हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये लोग अवशेष में कब घुसे? हमने उन्हें पहले नहीं देखा था, दूसरा हैरान स्वर में बोला। और सभी के हाव भाव से लग रहा था कि सभी हैरान हैं। इन नए लोगों ने आसपास पूछा और जल्द ही पता चल गया कि इस जगह पर क्या हुआ है। अचानक एक रोशनी चमकी और एक युवक ये जियाओ के सामने आ गया। तो तुम्हारा क्या नाम है? इस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसका नाम मिंग शांग था। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दीं, लेकिन फिर भी अपना नाम बताया। जब मिंग शांग ने ये जियाओ का जवाब सुना तो वह मुस्कुराया और ये जियाओ पर हवा से एक मुक्का मारा। एक मुक्का मारा गया और उसके प्रभाव से आसपास का स्थान फट गया। एक आंधी जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी, अचानक ये जियाओ की ओर फेंकी गई। इस मुक्के की ताकत बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि एक योद्धा जो आत्मा सम्मलन के 3 चरणों से गुजर चुका है, अगर वे सावधान न हों तो इससे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। आसपास के लोग सभी स्तब्ध रह गए। ऐसा क्यों था कि बाहर आने वाला हर व्यक्ति इस ये जियाओ में बहुत रुचि रखता था?
यहाँ तक कि उनमें से 1 या 2 लोग भी उससे परेशानी तलाश रहे थे। 8 माध्यमिक सेनाएं, ओरिजिनल स्पिरिट पैलेस और कोल्ड मून टॉवर के साथ साथ 4 महान परिवार भी कुछ हद तक अवाक रह गए जब उन्होंने ये जियो को देखा। यह आदमी वास्तव में एक उपद्रवी था, और जिसे उसने उकसाया वह कुछ असामान्य लोग थे। जवाब में ये जियाओ ने भी हवा के उस झोंके की ओर एक मुक्का मारा। उनकी कार्रवाई सहज थी। टकराना। जैसे ही तूफान गुजरा, ये जियाओ तेज हवा के प्रभाव से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। टक्कर के बाद ये जियो और मिंग शांग दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। मिंग शांग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ आसानी से जवाबी कार्रवाई कर पाएगा। क्या मैंने पहले कभी तुम्हें नाराज किया है? जैसे ही उसने ठंडे स्वर में कहा, ये जियाओ की आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। बेशक, तुमने मुझे ठेस नहीं पहुंचाई। मैं बस तुम्हारे कौशल का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, मिंग शांग ने लापरवाही से कहा। वह हंसने से पहले एक पल के लिए रुका। तुमने इस हुआन रैन के खिलाफ जाकर अच्छा किया। चिंता मत करो, मैं इस कमीने से लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा लगता है कि इस आदमी और हुआन रैन के बीच कुछ विवाद था, और यह जानकर कि ये जियो हुआन रैन से लड़ने वाला था, मिंग शांग खुश हो गया। मिंग शांग की बातें सुनकर जुआन रान के मुंह से हंसी निकल गई। फिर वह ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, जुआन रैन, तुमसे डरता हूं? अगर तुम चाहो तो मेरे पास आओ, चाहे तुम में से कितने भी वहां हों, एक ही बार में मेरे पास आओ। ये जियाओ जुआन रान के स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित था। भले ही वे दोनों विपरीत स्थिति में खड़े थे, ये जियो ने मिंग शांग की तुलना में जुआन रैन की अधिक प्रशंसा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मिंग शांग केवल अवसर का लाभ उठाना चाहता था, हालांकि जुआन रैन के शरीर पर वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा की भावना थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये जियो ने मिंग शांग को बेरुखी से खारिज कर दिया, जिससे न केवल मिंग शांग और भीड़ को झटका लगा, बल्कि हुआन रान ने भी आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। जुआन रैन ने सोचा कि ये जियो निश्चित रूप से मिंग शांग के हाथ का इस्तेमाल करना चाहेगा और उससे निपटने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जियो ने वास्तव में मिंग शांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पहली बार उसने ये जियाओ को एक नई नज़र से देखा। एक गहरी सांस लेते हुए वह बोला, यदि आप मेरे 3 मुक्के खा सकते हैं, तो मैं अपने स्टार शॉविंग सेक्ट के प्रति आपके अपमानजनक शब्दों को भूल सकता हूँ। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसकी आंखें सफ़ेद चमक से चमक उठीं क्योंकि उसने भ्रम की आंखों को सक्रिय कर दिया था। फिर उसने ये भ्रम पैदा किया कि वह जुआन रैन के मुक्कों का सामना करने के लिए तैयार है। किसी को भी नहीं बख्शा गया। हर कोई इसी भ्रम में पड़ गया था। दूसरी ओर, भ्रम पैदा करने के बाद ये जियो एक बार फिर से प्रतिबंध के सामने आ गया और उसे महल जैसी संरचना के अंदर जाने और भ्रम की आंखों को सक्रिय करने से रोक दिया। फिर उसने प्रतिबंध का अवलोकन करना शुरू कर दिया, उसके कमजोर बिंदु की तलाश शुरू कर दी ताकि वह इसे तोड़ सके। प्रतिबंध के कमजोर बिंदुओं को ढूंढने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा, लेकिन ये प्रतिबंध कुएं के मुंह पर लगे प्रतिबंध से भी ऊंचे स्तर का लग रहा था। खोजी गई कमजोरियों के बावजूद भी ये जियाओ को प्रतिबंध तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अब जब प्रतिबंध गायब हो गया, तो ये जियाओ ने गेट पार किया और तथाकथित महल जैसी संरचना के सामने पहुंच गया। दरअसल वहां कोई महल जैसी संरचना नहीं थी। हॉल से उसने जो कुछ भी देखा वह केवल प्रतिबंध द्वारा निर्मित एक दृश्य था। अब चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं था, ये जियाओ ने खुद को स्वर्गीय दानव की सैकड़ों लाशों से भरी एक विशाल जगह पर पाया। तो ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र है जहां स्वर्गीय राक्षसों और सुबह के सितारों की भूमि के विशेषज्ञों ने महान युद्ध लड़ा था। ये जियाओ ने स्वर्गीय दानव की सैकड़ों लाशों को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके शरीर के अंदर स्वर्गीय दानव रक्तरेखा भी बढ़ गई, जिससे ये जियो को संकेत मिला कि वह इन सभी स्वर्गीय राक्षसों को खा जाए। ये जियाओ की आंखें लालची रोशनी से चमक उठीं। उनके लिए स्वर्गीय राक्षसों की लाशें किसी भी दिव्य आत्मा या यहाँ तक कि दिव्य विध्वंसक खजाने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान खजाने थीं। यद्यपि उत्परिवर्तित ये जियाओ की स्वर्गीय दानव रक्तरेखा अभी भी मूलतः स्वर्गीय दानव रक्तरेखा ही थी,
जहां तक मजबूत होने के लिए अन्य सभी स्वर्गीय राक्षसों को निगलने की इच्छा की बात है, तो ऐसा लगता है कि यह रक्तरेखा के उत्परिवर्तन से आया है। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और इन सभी लाशों को निगलने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसने सोचा, सभी लाशों को निगलने में निश्चित रूप से एक अज्ञात समय लगेगा। अगर उनका भ्रम किसी ने तोड़ दिया और वे यहाँ आ गए तो क्या होगा? ये सोचते हुए ये जियाओ ने बस अपनी स्थानिक अंगूठी को स्वर्गीय राक्षसों की लाशों से भरना शुरू कर दिया। बहुत जल्द स्वर्गीय राक्षसों की सभी लाशें युद्ध के मैदान से गायब हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C142 अध्याय 142 अचानक स्थिति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक विशाल विमान था, लेकिन पूरी तरह नष्ट हो गया। ये युद्ध क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है जहां सुबह के सितारों की भूमि के योद्धाओं ने स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये जियाओ अभी इस युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसने पहले से ही स्वर्गीय राक्षसों की सभी लाशों को अपनी स्थानिक अंगूठी में पूरी तरह से भरकर संग्रहित कर लिया था। अब उसकी स्थानिक अंगूठी में एक साधारण तलवार रखने की भी जगह नहीं है। जहां तक युद्ध के मैदान की बात है, जो कुछ बचा था वह प्राचीन योद्धाओं की लाशें और कंकाल थे जो स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ लड़े थे। असंख्य टूटे फूटे और क्षत विक्षत हथियार इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनमें से कुछ बरकरार भी थे। जमीन नष्ट हो गई थी, कई विशाल संरचनाओं के अवशेष देखे जा सकते थे, और इस युद्ध के मैदान में हर जगह बड़े बड़े गड्ढे और भयानक युद्ध के निशान थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युद्ध क्षेत्र मृत्यु की आभा से भरा हुआ था। इन चीजों के अलावा आसमान में काफी ऊंचाई पर एक दरार भी देखी जा सकती थी। 2 सफेद गेंदें दरार के ठीक सामने लटकी हुई हैं। ये सफेद गेंदें ऊर्जा नहीं थीं बल्कि एक विशेष प्रकार की सामग्री प्रतीत होती थीं, जिनमें लोच का गुण होता था, जो रबर की तरह होती थीं। और ये जियाओ दोनों सफेद गेंदों से आने वाली एक गहरी आभा महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है मानो दोनों सफेद गेंदें अपने अंदर कोई राज छुपा रही हों। पहली नज़र में दोनों आभाएं समान लगीं, लेकिन जब ये जियाओ ने उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश की, तो उन्हें दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सफेद रबर जैसी कोई चीज़ अंदर जो भी था उसकी आभा को बाहर आने से रोक रही थी। इसने दोनों खजानों की आभा को न्यूनतम तक दबा दिया और उन्हें लगभग एक समान स्तर पर ला दिया। क्या ये 2 खजाने हैं, एक दिव्य आत्मा और एक दिव्य विध्वंसक खजाना? ये जियाओ गहरी सोच में डूबे हुए धीमी आवाज में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। सच कहा आपने। अचानक ये जियाओ ने अपने कानों के पास एक आवाज सुनी। वह चौंक गया और कुछ कदम आगे निकल भागा। फिर वह देखने के लिए मुड़ा, तभी फैंग यून को उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी चमकती हुई 2 खजानों को देखते हुए देखा। वह उत्साहित लग रहा था। ये जियाओ दंग रह गया। फैंग यून कब उसके पास आ गया, उसे पता ही नहीं चला। वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम कब आए? बस अब फैंग यून ने अपना ध्यान ये जियाओ की ओर लगाया और उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर वो मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ के चेहरे पर अभी भी शिकन थी। फैंग यून ने परवाह नहीं की, उन्होंने जारी रखा, भ्रम पैदा करने में आपकी प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत है। मैंने केवल एक ही व्यक्ति को इतनी भयानक प्रतिभा के साथ देखा है। केवल वो व्यक्ति भ्रम संरचनाओं पर भरोसा किए बिना भ्रम पैदा करने में सक्षम था। क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? जैसे ही फैंग यून ने बात की, उसने ये जियो पर गहरी नजर डाली। ये जियाओ कुछ नहीं बोला। उसने अपना ध्यान फैंग यून से हटाकर टूटे हुए आकाश के पास हवा में लटकी हुई 2 सफेद गेंदों पर केंद्रित कर दिया, लेकिन वह अभी भी फैंग यून की हर बात ध्यान से सुन रहा था। फैंग यून ने ये जियाओ के जवाब का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने शब्दों को जारी रखा। वह व्यक्ति इल्यूसरी शैडो रेस से था। उसके पास भ्रम की एक मजबूत प्रतिभा थी। वह अपनी उंगली के झटके से लोगों को भ्रम में डाल सकता था। इल्यूसरी शैडो रेस के हर किसी के पास भ्रम की प्रतिभा नहीं है। छाया के लिए उनकी मजबूत प्रतिभा के कारण उन्हें इल्यूसरी शैडो रेस कहा जाता है। जब ये जियाओ ने 3 शब्द इल्यूसरी शैडो रेस सुने तो उनका चेहरा सख्त हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे याद है कि यूहान ने उससे क्या कहा था जब वह अराजकता के पहले राजा के शिष्यों को उससे मिलवा रहा था।
उस समय यूहान ने उसे बताया कि उसके गुरु अराजकता के प्रथम राजा के कुल 4 शिष्य हैं। वे यूरोंग, यूहान, यूफेंग और यूलोंग थे। यूहान ने उसे बताया कि यूलोंग सबसे बड़ा शिष्य है और वह जिस जाति से आया है वह इल्यूसरी शैडो रेस है। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि यूलोंग इल्यूसरी शैडो रेस के पूर्वज थे। बेशक यूहान को सीलबंद सच्चे सबसे बड़े शिष्य यूतियान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अन्यथा वे केवल 4 के स्थान पर 5 शिष्यों को उनसे मिलवाते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग यून इल्यूसरी शैडो रेस का उल्लेख करेंगे। हालांकि ये जियाओ उत्सुक था। उसने उस व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा जिसके बारे में फैंग यून ने बात की थी, वह बस फैंग यून की बातें सुनता रहा। तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए मुझे एक और दिव्य आत्मा के खजाने की जरूरत पड़ी। तुमने पहले ही 2 बार तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए मुझे 2 दिव्य आत्मा के खजाने को बर्बाद करवा दिया है। मैं कहता हूँ, तुम हमेशा लोगों को भ्रम में क्यों फंसाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा नहीं है खेलने के लिए अन्य तुरुप के पत्ते? स्पष्ट रूप से फैंग यून ये जियाओ के भ्रम के उपयोग से बहुत असंतुष्ट था। ये जियो भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि फैंग यून ने अपने भ्रम को तोड़ने के लिए 2 दिव्य आत्मा के खजाने को बर्बाद कर दिया था। अचानक ये जियाओ ने उस पीले पत्थर के बारे में सोचा जो पाउडर में बदल गया था, और उसका भ्रम तब टूट गया जब उसने पहली बार भ्रम की आंखों को सक्रिय किया और फैंग यून पर इसका इस्तेमाल किया। वो पीला पत्थर वास्तव में एक दिव्य आत्मा का खजाना था। ये जियाओ ने फैंग यून को एक नई नज़र से देखा। वह महसूस कर सकता था कि फैंग यून ने कितनी सहजता से दिव्य आत्मा के खजाने का उल्लेख किया था। यह ऐसा था मानो दिव्य आत्मा का खजाना उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर यह बहुत सामान्य था। आखिरकार फैंग यून एक महान व्यक्ति का बेटा है। उसने अनगिनत दिव्य आत्मा खजाने और यहाँ तक कि दिव्य विध्वंसक खजाने भी देखे होंगे, और इस वजह से खजाने के लिए उसकी आवश्यकता भी एक नए स्तर तक बढ़ गई। उसकी मांगें अधिक हो गईं। अब वह दिव्य आत्मा के खजाने को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखता है। केवल दिव्य विध्वंसक खजाने ही उसकी आत्मा के अंदर के लालच को जगा सकते थे। जरा ठहरिए, ये जियाओ को अचानक कुछ सूझा और उसने पूछा, आप मेरा भ्रम तोड़कर यहाँ आए हैं? इसका मतलब है वे लोग? फैंग यून ने अपना सिर खुजलाया और बेशर्मी से हंसा। उन्होंने कहा, हाँ, वे सभी आपके भ्रम से बाहर आ गए हैं। उन्हें इस स्थान में प्रवेश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इससे पहले कि वे यहाँ आ सकें, हमें दिव्य विध्वंसक खजाना ले जाना होगा। जहाँ तक दिव्य आत्मा खजाने की बात है, यदि आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप उन लोगों को खजाने के लिए लड़ने दे सकते हैं। बेशक मैं ये चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ, ये जियाओ ने सूंघकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन फैंग यूं हंसे और अचानक 2 खजानों की ओर उड़ गए। साथ ही उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे जो खजाना चाहिए उसे पाने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि आप मेरी मदद करें। फिर उसने आसमान में पड़ी दरारों की ओर इशारा करते हुए डरावनी मुस्कान के साथ कहा, परिणाम से निपटने में मेरी मदद करो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनकी आभा विस्फोटित हो गई और उनकी साधना तुरंत महान संत क्षेत्र तक बढ़ गई। उसने एक चाबुक निकाला, ये भी एक दिव्य आत्मा का खजाना था। फैंग यून ने ये जियाओ पर कोड़े मारे। कोड़े ने ये जियाओ को चोट नहीं पहुंचाई, इसने उसे कसकर बांध दिया और आकाश की ओर खींच लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और ये जियाओ तैयार नहीं था। उसे आकाश में खींच लिया गया, और यही वह समय था जब फैंग यून ने दोनों सफ़ेद गेंदों को पकड़ लिया और उन्हें दूर ले गए। उन्होंने एक सफ़ेद गेंद अपने पास रखी जबकि दूसरी ये जियाओ पर फेंकी। फिर वह तेजी से भाग गया। ये जियाओ ने अवचेतन रूप से दूसरी सफ़ेद गेंद को पकड़ लिया जो उस पर फेंकी गई थी। जिस क्षण ये जियाओ को आकाश में खींचा गया और फैंग यून द्वारा ये जियो पर सफ़ेद गेंद फेंकने तक केवल 2 सेकंड ही बीते थे। तीसरे सेकंड में ये जियो ने गेंद पकड़ ली और फैंग यून बिजली की गति से भाग गया। और चौथे सेकंड में टूटे हुए आकाश से एक राक्षसी स्थानिक शक्ति फूट पड़ी और पूरे युद्ध क्षेत्र पर हमला कर दिया। आकाश में दरार बड़ी हो गई और स्थानिक ब्लेडों की आंधी के साथ बारिश होने लगी। लानत है, ये जियाओ ने शाप दिया और तुरंत हेवनली डेमन ब्लडलाइन को सक्रिय कर दिया।
वह 70 मीटर लंबे विशालकाय में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर एक काले राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया था और उसके पूरे शरीर पर अजीब सी लाल रेखाएं खुदी हुई थीं। उसके माथे के दाहिनी ओर से एक बड़ा सींग निकला हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। साथ ही ये जियाओ की ताकत भी बढ़ गई, जो एक योद्धा के बराबर थी जो आत्मा सम्मलन के 3 चरणों से गुजर चुका है। संक्षेप में, उसकी ताकत 3 छोटी अवस्थाओं तक बढ़ गई। ये जियाओ ने स्थानिक ब्लेडों की बारिश के हमले का सामना किया, लेकिन स्थानिक ब्लेड निडर ऊर्जा से भरे हुए थे, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होते थे। एकमात्र स्वर्गीय दानव की तो बात ही छोड़ दें। ये जियाओ को पता था कि उसे सामान्य तरीकों से बचाया नहीं जा सकता, उसे दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन अब वह क्या कर सकता था? तुरंत उसका ध्यान उसकी स्थानिक अंगूठी के अंदर संग्रहित सभी स्वर्गीय राक्षसों की लाशों पर केंद्रित था। ये जियाओ ने अपना मन बना लिया था और जानता था कि आगे क्या करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। सी 143 अध्याय 143 क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी। अचानक ड्रम टूटने से हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सबसे पहले वे सभी भ्रमित थे क्योंकि ये जियो जो पहले ही जुवान रैन के 3 हमलों को सहन कर चुका था, अचानक गायब हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने खुद को उसी स्थान पर खड़ा पाया, जबकि ये जियो और हुआन रैन के बीच लड़ाई शुरू होने पर वे स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहे थे। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि वे किसी भ्रम में फंस गए हों। जब सभी लोग होश में आए तो उनमें बड़ा हंगामा मच गया और ठीक इसी क्षण एक भयानक आभा फूट पड़ी और उनके चारों ओर का स्थान अस्त व्यस्त हो गया। स्थानिक अशांति उत्पन्न हुई जिसने तुरंत कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। पूरा अवशेष कांपने लगा और जमीन पर दरारें दिखने लगीं, जो अवशेष के नष्ट होने का कारण बन गईं, जो पहले ही शुरू हो चुकी थीं। अवशेष धीरे धीरे ढहने लगा। देखते ही देखते माहौल अव्यवस्थित हो गया और लोग भागने लगे। छोटे मोटे साधु संत भी अपवाद नहीं थे, उन्हें भी भागना पड़ा। यह अवशेष बहुत बड़ा था और इसके अंदर अनगिनत रास्ते थे। प्रत्येक मार्ग में विभिन्न प्रकार के खजानों से भरे हुए कुएं थे। ये जियाओ ने उन सभी कुओं को नज़रअंदाज कर दिया था और बड़े हॉल को पार करने के बाद सीधे युद्ध के मैदान में पहुंचे। लेकिन बड़े हॉल और बाहर के बीच की दूरी 10 मील थी। तुरंत बाहर जाना असंभव था। यदि ये जियाओ ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो हजारों बलिदान होते। जब ये जियाओ अभी भी स्वर्ग में था, तो ये कहा जा सकता था कि उसे अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि स्थानिक ब्लेडों से ज्यादा पीड़ा हुई थी। स्थानिक ब्लेड उसके सच्चे दुश्मन की तरह थे। और यहाँ अराजकता में वह एक बार फिर स्थानिक ब्लेड से पीड़ित हुआ। 1 मिनट से भी कम समय में वह बुरी तरह घायल हो गए और उनके कठोर शरीर पर सैकड़ों गहरे घाव उभर आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि इस जगह से कैसे दूर जाना है। ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। फिर सवाल ये था कि ताकत कैसे बढ़ाएं। 2 रास्ते थे। पहला है स्वर्गीय दानव रक्तरेखा को स्वर्गीय दानव की सभी लाशों को अवशोषित करने देना और लगातार कई बार विकसित करना। इस तरह जब वह दोबारा स्थानांतरित होगा तो उसकी ताकत माइनर सेंट या मेजर सेंट के शिखर तक भी पहुंच सकती है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस विकल्प को चुनने में बहुत अधिक समय लगेगा। तब तक उसे स्थानिक ब्लेडों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। इस प्रकार यह एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। यहाँ दूसरा विकल्प आता है जो स्वर्गीय दानव की सारी ऊर्जा और रक्त को तुरंत निगलने की उसकी भक्षण करने की क्षमता का उपयोग करना है और इसका उपयोग उसके स्वर्गीय दानव रक्तरेखा का पोषण करने के लिए करना है और साथ ही उसकी ताकत को बढ़ाना है। वह जो चाहता है उसे पूरी तरह से निगलने में इस विकल्प में केवल 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। ये जियो ने इस विकल्प को चुना और यह जांचने के लिए कि यह विधि काम करती है या नहीं, स्वर्गीय दानव की एक लाश निकाली। आखिरकार ये स्वर्गीय राक्षस लाखों वर्षों से मर चुके हैं। कौन जानता है, उनके शरीर में ऊर्जा और रक्त बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा। आखिरकार जब स्वर्गीय दानव रक्तरेखा ने पहले स्वर्गीय दानव की लाश को अवशोषित किया था तो उसने सभी मांस, हड्डियों और रक्त को अवशोषित कर लिया था। उस समय इसके शरीर में पहले से ही बहुत कम मात्रा में खून था।
जैसे ही ये जियाओ ने एक स्वर्गीय दानव की लाश को बाहर निकाला, उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। जैसे ही ये जियाओ ने स्वर्गीय दानव की लाश को बाहर निकाला, सब कुछ समाप्त हो गया। ये जियाओ दंग रह गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि क्या हुआ होगा। उसे अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के साथ साथ कैओस एनर्जी की भी मदद मिली, जो उसे स्थानिक ब्लेडों के हमलों को सहने में मदद कर रही थी। लेकिन स्वर्गीय दानव की लाश में उसे सहारा देने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी, हालांकि इसका भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत था। कैओस एनर्जी के समर्थन के बिना ये स्थानिक ब्लेड की बारिश के सामने बिना खोल के कछुए की तरह था। मुझे क्या करना चाहिए? ये जियो बुदबुदाया, क्योंकि वह जानता था कि स्थिति ठीक नहीं थी। उसे भागना होगा। टेलीपोर्टेशन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अब यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन टेलीपोर्टेशन क्षमता का अंतरिक्ष से सीधा संबंध है, लेकिन यहाँ का स्थान अव्यवस्थित और अत्यंत अव्यवस्थित था। भले ही ये जियो ने टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग किया हो, उसे डर था कि उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता काम नहीं करेगी और उसे तुरंत रोक दिया जाएगा, और क्षमता का उपयोग करते समय किसी विदेशी चीज से परेशान होने पर वो आंतरिक रूप से बहुत घायल हो जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक जैसे उसे कुछ सूझा, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मुझे वह क्षमता आजमानी चाहिए? जब मैं स्वर्ग में था तब भी मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की क्षमता है और यह कैसे काम करती है। देखते हैं, यह मुझे भागने का मौका दे सकती है। ये जियाओ ने जितना अधिक सोचा, उतना ही अधिक वह इस स्थिति में उस क्षमता को आजमाना चाहता था। उसके पास कुल 9 क्षमताएं हैं जो 9 पैतृक ड्रैगन से उत्पन्न हुई हैं, जो स्वर्ग, एक स्रोत ब्रह्मांड के पहले जन्मे बच्चे हुआ करते थे। पहलौए बच्चे के रूप में उनकी हर क्षमता भयावह थी। बाद में कैओस का कमल, जो उस समय भी एक बीज के रूप में था, जिसे डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल के रूप में जाना जाता था, ने उन 9 पैतृक ड्रैगन से इन क्षमताओं को दोहराया और उन्हें ये जियो के ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। अब जब तक उसका ब्रह्मांड है, वो इन क्षमताओं का उपयोग जहां और जैसे चाहे कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्षमताएं लॉर्ड्स ऑफ कैओस की मदद से पहले ही विकसित हो चुकी थीं। ये 9 क्षमताएं हैं: लेस देन भक्षण क्षमता, ग्रेटर दैन; लेस देन आत्मा विनाश, ग्रेटर दैन; लेस देन सभी जहरों से प्रतिरक्षा, ग्रेटर दैन; लेस देन विश्व विनाशक मुट्ठी, ग्रेटर दैन; लेस देन वध रसातल पंजा, ग्रेटर दैन; लेस देन 9 नरक परिवर्तन, ग्रेटर दैन; लेस देन जीवन पुनर्प्राप्ति, ग्रेटर दैन; लेस देन टेलीपोर्टेशन, ग्रेटर दैन; लेस देन सृजन फोर्स यूनिवर्सिटी, ग्रेटर दैन। ये जियो ने क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी को छोड़कर हर क्षमता का उपयोग किया था। उसे नहीं पता कि यह किस प्रकार की क्षमता है, और यह अराजक क्षण इस क्षमता का उपयोग करने और ये देखने का सही समय था कि यह किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करता है। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी। ये जियो ने तुरंत इस क्षमता का उपयोग किया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके शरीर पर पहले से ही हजारों छोटे छोटे घाव थे जो हड्डियों तक पहुंच गए थे। यदि उसने अपनी जीवन पुनर्प्राप्ति क्षमता का निरंतर उपयोग न किया होता, तो उसकी हड्डियां भी हजारों टुकड़ों में कट गई होती। जैसे ही ये जियाओ ने क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी को सक्रिय किया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर की हर अराजक ऊर्जा एक पल में खत्म हो गई है। इस समय वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी पीठ से धीरे धीरे एक पेड़ निकला और बड़ा होने लगा। ये जितना बड़ा होता गया, यह उतने ही व्यापक क्षेत्र को कवर करता गया। अनेक शाखाएं भी चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। अजीब बात है कि क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी द्वारा कवर किए गए स्थानों पर स्थानिक ब्लेड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में स्थानिक ब्लेड अब उन स्थानों पर हमला नहीं करते। ये जियाओ को अचानक इस पेड़ से एक बहुत ही परिचित एहसास हुआ। ब्रह्मांड का स्रोत। ये जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्रोत ब्रह्मांड था जिसे ये जियो ने स्वर्ग और अपने ब्रह्मांड में देखा था। उनके ब्रह्मांड के ब्रह्मांड स्रोत को दबंग भगवान क्रिस्टल ने निगल लिया था, जो बाद में ब्रह्मांड का मूल बन गया। बाद में ये जियाओ को पता चला कि अगर उसने दबंग गॉड क्रिस्टल, जो कि अब अराजकता का कमल है, को ब्रह्मांड के स्रोत को निगलने दिया, तो इसका विस्तार होगा और बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मांड का जितना अधिक स्रोत होगा, उसका ब्रह्मांड उतना ही अधिक विस्तारित होगा। लेकिन यह उसके अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने के तरीकों में से केवल एक है। कुछ अन्य तरीके भी थे।
वैसे भी मुद्दे पर वापस आते हुए ये जियो ने क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी से ब्रह्मांड के स्रोत को महसूस किया। मानो ये जियाओ को अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत सारी जानकारी उसके दिमाग में प्रवेश कर गई क्योंकि उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। ये केवल एक पल के लिए था, लेकिन संबंधित व्यक्ति को ये जियाओ को ऐसा लगा जैसे हजारों साल बीत गए हों। जब उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई, तब तक वह सारी नई जानकारी पचा चुका था। वह हाथ फैलाकर बोला, रूट। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी कांप उठा और वास्तव में उसमें से जड़ें निकल आईं। सामान्य पेड़ों के विपरीत इसकी जड़ें शुद्ध तारों वाली ऊर्जा से बनी हुई लगती थीं। फिर जड़ें जमीन में घुस गईं और बेहद तेज गति से पूरे अवशेष में फैलने लगीं। कुछ ही समय में इसकी जड़ें पहले ही पूरे अवशेष को ढक चुकी थीं। स्थिर करो, ये जियाओ ने फिर से बात की और अगले ही पल अवशेष का कांपना तुरंत बंद हो गया और इसी ने अन्य लोगों को अवशेष से बचने का मौका दिया। ये जियाओ क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी की जड़ों के कारण अवशेष के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसे महसूस कर सकता था। ये जियाओ एक साधु की तरह इस पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह अवशेष की प्रत्येक स्थिति को खुली आंखों और दिव्य अनुभूति से भी अधिक स्पष्ट रूप से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अवशेष का ही एक हिस्सा बन गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें। सी 144 अध्याय 144 क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जब ये जियाओ अवशेष में सब कुछ देख सकता था, तो उसने पहले फैंगयूं की तलाश करने का फैसला किया। एक विचार मात्र से ही अवशेष की पूरी संरचना उसके दिमाग में उभर आई। उसके बाद उसे फैंगयून की खोज करने के लिए केवल एक ही विचार करना पड़ा, जो पहले ही अवशेष के मुहाने तक भाग चुका था और बाहर निकलने वाला था। बाहर निकलने से पहले फैंगयून ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक उठीं। फिर वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे क्षमा करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैंने आपका बलिदान नहीं दिया होता तो मैं दिव्य विध्वंसक खजाना प्राप्त नहीं कर पाता। हालांकि जैसा कि वादा किया गया था, मैंने आपको दिव्य आत्मा का खजाना दे दिया। यदि आप सहयोग से जीवित लौट सकें तो मैं माफी मांगूंगा और आपको मुआवजा दूंगा। ये कहने के बाद वह अवशेष से बाहर निकल गया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि अवशेष कांपना बंद हो गया है और अवशेष पर हमला करने वाली स्थानिक ऊर्जा का कोई व्यवधान नहीं रह गया है। अवशेष एक गुप्त स्थानिक क्षेत्र की तरह था। हालांकि यह सुबह के सितारों की भूमि में स्थित था, फिर भी यह एक स्वतंत्र स्थान था। फैंगयून के बाहर निकलने के बाद ऐसा लगा मानो उसने एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा पार कर लिया है जिसे अब पता नहीं है कि अवशेष के अंदर क्या हो रहा है। ये जियो, जिसने सब कुछ देखा और सुना, ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा। फिर वह बुदबुदाया, मैं निश्चित रूप से बाहर आऊंगा, लेकिन उस समय यह माफ़ी और मुआवजे जितना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्थानिक ब्लेड से हमला होने पर कैसा महसूस होता है, कमीने। ये जियाओ को वास्तव में चिढ़ महसूस हुई जब उसने स्थानिक ब्लेड के बारे में सोचा। उसने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। हालांकि आकाश अभी भी बड़ी बड़ी दरारों से भरा हुआ था और स्थान अव्यवस्थित था, अब युद्ध के मैदान पर हमला करने वाले स्थानिक ब्लेडों की बारिश नहीं हो रही थी। अब कोई स्थानिक अव्यवस्था नहीं थी। जैसे ही क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी ने अवशेष में जड़ें जमानी शुरू की, सब कुछ स्थिर हो गया। यह ऐसा था मानो पूरा अवशेष क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में आ गया हो। ये जियाओ स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार कुछ भी इधर उधर ले जा सकता था। वह किसी संरचना को नष्ट भी कर सकता था या एक संरचना बना सकता था। वह अवशेष के अंदर कहीं से भी पहाड़ और नदियां बना सकता था, और यह सब क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी के कारण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी एक नियंत्रण प्रकार की विशेष क्षमता थी। जब तक इस पेड़ की जड़ें किसी क्षेत्र को कवर करती हैं, तब तक वह क्षेत्र इस पेड़ के पूर्ण नियंत्रण में रहेगा। और इस क्षमता क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी के मालिक के रूप में ये जियाओ भी केवल एक विचार से सब कुछ नियंत्रित और हेरफेर कर सकता था। यदि ये जियो चाहे तो वह क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी का उपयोग करके धीरे धीरे मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि को कवर कर सकता है, और जब ऐसा होगा तो मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि उसके नियंत्रण में होगी। चाहे या न चाहे उसे उसका आदेश मानना ही पड़ेगा।
उस समय यदि ये जियो चाहे तो वह सुबह के सितारों की भूमि और अराजकता के बीच संबंध भी काट सकता है। यह अत्यंत भयानक क्षमता थी। ये जियाओ मदद नहीं कर सका लेकिन गहरी सांस ली। 1 घंटे से अधिक समय के बाद सभी लोग अवशेष से भाग निकले, केवल ये जियाओ ही बचा था। मैं लंबे समय तक अवशेष को नियंत्रित नहीं कर सका। मैंने पहले ही कैओस एनर्जी के हर हिस्से का उपयोग कर लिया है। कैओस एनर्जी के बिना मैं क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी का रखरखाव जारी नहीं रख सकता। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और एक विचार के साथ वो अवशेष के बाहर दिखाई दिया। यह अवशेष पहले से ही उसके नियंत्रण में था। वह केवल एक विचार से इसके अंदर पहाड़ और नदियां भी बना सकता था। इसकी तुलना में अवशेष का बाहर आना तो एक छोटी सी बात है। ये जियो के अवशेष से बाहर आने के बाद क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी की जड़ ने अवशेष में मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह निगलता गया वह उतना ही बड़ा होता गया। कुछ ही सेकंड में अवशेष पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खो चुका था और पूरी तरह से ढह गया था। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी भी गायब हो गया, लेकिन इस पेड़ में एक बड़ा बदलाव पहले ही दिखाई दे चुका है। अवशेष निकलने के बाद लोग वहां से नहीं हटे। वे अवशेष की ओर देखने लगे और कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब उन्होंने ये जियो को प्रकट होते देखा तो उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसका पूरा शरीर हड्डियों को कंपा देने वाले घावों से छलनी हो गया था। चोटें इतनी गहरी थीं कि उसकी हड्डियां अन्य लोगों को नजर भर से दिखाई देने लगीं। ये जियाओ के बाहर आने के कुछ देर बाद ही अवशेष पूरी तरह से ढह गया। यह नष्ट हो गया था। सभी लोगों ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी किस्मत बहुत अच्छी होने के लिए अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद दिया, अन्यथा वे हमेशा के लिए अवशेष के अंदर दफन हो गए होते। फिर उन्होंने उस अंतिम व्यक्ति को देखा जो अवशेष से बाहर आया था। यह व्यक्ति ये जियाओ था, और उनकी नज़र में ये जियाओ एक बेहद भाग्यशाली व्यक्ति बन गया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, कम से कम उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। ये जियाओ ने भी अराजकता की सारी ऊर्जा खो दी थी, जिसके कारण उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह तुरंत बैठ गया और अन्य लोगों की परवाह न करते हुए हवा की एक गहरी सांस खींची। लेकिन हवा के साथ साथ अराजक ऊर्जा का तूफान भी उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये जियाओ ने थोड़ी सी अराजकता की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी निगलने की क्षमता का उपयोग किया था, और फिर उन्होंने अपने घावों को ठीक करने के लिए लाइफ रिकवरी क्षमता का लगातार उपयोग करना शुरू कर दिया। अन्य लोगों की राय में हालांकि ये जियाओ आखिरी क्षण में जीवित बाहर आने के लिए बेहद भाग्यशाली था। वह एक बदकिस्मत आदमी भी था जिसे अवशेष के अंदर की स्थिति के अचानक मोड़ से सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। जहां तक फैंग यून की बात है, वह अवशेष से बाहर आने के तुरंत बाद इस जगह से चले गए थे। उनकी राय में अब यहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं रह गया था। इसके कारण वह ये जियाओ से भी चूक गया, जो नरक से जीवित वापस आने में भी कामयाब रहा, जहां वह ये जियो को भेजने में लगभग कामयाब रहा था। फैंग यून को पहले ही वह मिल चुका था जो वह चाहता था। दिव्य विध्वंसक खजाना अब उसके हाथ में था। वह बेहद खुश था। वह इस समय डार्क मून माउंटेन से 10 मील दूर एक स्थान पर था। वह एक खूबसूरत झील के किनारे बैठ गया और सफ़ेद गेंद निकाल ली। वह अभी भी खजाने की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाई और एक छोटा खंजर निकाला। ये खंजर भी एक दिव्य आत्मा खजाना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद फैंग यून ने अपनी कैओस एनर्जी को सफ़ेद गेंद में डालना शुरू कर दिया। काफ़ी प्रयास के बाद सफ़ेद गेंद अचानक चमक उठी, प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई और एक छोटे बक्से को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई। खजाने की आभा भी फूट पड़ी। फैंग यून अब अंदर रखे एक शक्तिशाली खजाने की आभा को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था कि लोच विशेषता वाला पिछला सफ़ेद पदार्थ खजाने की आभा को बाहर जाने से रोकता था, जिससे बहुत कम मात्रा में आभा दूसरों को महसूस होती थी। जैसे ही फैंग यून को आभा महसूस हुई, वह भौचक्का रह गया। उसका चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर बहुत चिड़चिड़ा भाव था। गुस्से की एक झलक भी झलकी। उसने जल्दी से बक्सा खोला और अंदर जो निकला वह नीली आग का एक छोटा सा गोला था। ये सिर्फ एक दिव्य आत्मा का खजाना है, ब्लू हॉट फ्लेम सोर्स। ये दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना नहीं है। फैंग यून ने अपने दांत पीसते हुए कहा,
इसका मतलब है कि जो गेंद मैंने ये जियाओ पर जल्दी से फेंकी थी वह सेलेस्टियल डिस्ट्रॉयर रैंक वाले खजाने वाली गेंद थी। जहां तक उस सफ़ेद गेंद की बात है जिसे मैंने उस समय अपनी स्थानिक रिंग में रखा था, इसमें केवल एक है दिव्य आत्मा खजाना। धत तेरी की! फैंग यून गुस्से में उठ खड़ा हुआ और एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट का केंद्र फैंग यून था। एक महान संत क्षेत्र योद्धा की आभा फूट पड़ी और हर दिशा में फैल गई। मुझे जाना होगा और अभी भी समय रहते हुए उसे बचाने की कोशिश करनी होगी। मुझे आशा है कि वह अभी भी मरा नहीं है। और इसके साथ ही फैंग यून जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। दुर्भाग्य से ये जियाओ अपनी चोटों से उबरने के बाद पहले ही फैंटम के साथ चला गया था। उनकी अगली मंजिल फ्लोटिंग क्लाउड सिटी थी। 15 दिनों की बिना रुके यात्रा के बाद ये जियाओ और फैंटम अंततः फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में प्रवेश कर गए। वह कहीं नहीं रुके और सीधे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के फॉर्मेशन गॉड टॉवर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान बताई और स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में फॉर्मेशन गॉड टॉवर के मुख्यालय में सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए कहा। यहां उनकी पहचान काम आई और किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। वह फॉर्मेशन गॉड टॉवर के मुख्यालय तक टेलीपोर्ट करने के लिए फॉर्मेशन का उपयोग आसानी से करने में सक्षम था। अब उसे केवल क्लाउडी स्टार क्षेत्र में सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए यहाँ के महान फॉर्मेशन का उपयोग करने का अवसर प्राप्त करना बाकी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C145 अध्याय 145 चुनौती पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकाश तक पहुंचने वाली चौकोर मीनार जैसी प्रतीत होने वाली विशाल इमारत के सामने एक विशाल मंच था। इस विशाल चबूतरे पर जगह जगह कई छोटी छोटी संरचनाएं खुदी हुई देखी जा सकती थीं। ये अधिपति सेनाओं द्वारा शासित शहरों के कई फॉर्मेशन गॉड टावर्स से जुड़े टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थे। क्लाउडी स्टार क्षेत्र में इल्यूसरी स्पिरिट गेट सहित कुल 5 अधिपति बल हैं, और क्लाउडी स्टार क्षेत्र की तरह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में भी कुल 5 अधिपति बल थे। फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट, ब्लड शैडो टॉवर और स्टार फॉरेस्ट अकादमी उन 5 सेनाओं में से 3 थीं। और इन 5 अधिपति सेनाओं द्वारा शासित मुख्य शहरों में एक फॉर्मेशन गॉड टॉवर था जिसमें इस बड़े मंच से जुड़ा एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था। लेकिन आने और जाने के लिए इन टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करना इतना आसान नहीं था। यदि कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण है तो ही कोई फॉर्मेशन मास्टर टेलीपोर्टेशन के लिए इन फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता है। साथ ही ये फॉर्मेशन केवल फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए ही विशिष्ट थे। फिलहाल एक बूढ़ा आदमी संरचनाओं से भरे मंच की रखवाली कर रहा था। दरअसल कहा जा सकता है कि वह प्लेटफॉर्म के कोने पर एक खंभे के ऊपर लेटकर सो रहे थे। लेकिन उसने तुरंत चौंक कर अपनी आंखें खोली और एक संरचना को देखा जो अचानक चमक उठी, और अगले ही पल एक युवक और एक विशाल राक्षसी जानवर प्रकट हुए। ये जियो और फैंटम ने संरचना से बाहर आने के बाद चारों ओर देखा और जल्द ही विशाल इमारत से आकर्षित हो गए। मुख्य रूप से इमारत पर लिखे 3 शब्दों ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया। ये 3 शब्द फॉर्मेशन गॉड टॉवर थे और इन्हें वास्तव में संरचनाओं का उपयोग करके उकेरा गया था। वे शब्द लेवल 6 फॉर्मेशन से बने हैं। यह आश्चर्यजनक है। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने उन संरचनाओं को देखा। आप कौन हैं? अचानक ये जियो ने एक पुरानी आवाज सुनी। उसने मुड़कर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जिसके मुंह के कोने पर अभी भी लार थी, जो एक क्षण पहले उसकी गहरी नींद का संकेत दे रही थी। ये जियाओ को ये स्वीकार करना पड़ा कि फॉर्मेशन गॉड टॉवर वास्तव में अधिपति बलों से भी अधिक शक्तिशाली बल था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बूढ़ा व्यक्ति वह पहला व्यक्ति था जिससे ये जियाओ यहाँ आने के बाद मिला था, और वह पहले से ही एक माइनस सेंट रियल्म योद्धा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलो एल्डर, नाम ये जियो है। ये जियाओ ने सौम्य स्वर में बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया। फिर उसने फैंटम की ओर इशारा किया और बोला, और वह फैंटम है, घर वापस यात्रा पर मेरा साथी। फिर उन्होंने लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान दिखाई और बोलना जारी रखा, मुझे क्लाउडी स्टार क्षेत्र में जाना है। अगर मैं सामान्य रूप से जाता हूं, तो मुझे आधे साल से अधिक समय लगेगा। आखिरकार मेरे पास होगा क्लाउडी स्टार क्षेत्र में लौटने के लिए 2 और क्षेत्रों को पार करना होगा। दूसरी ओर, अगर मैं ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता हूं,
तो मैं तुरंत क्लाउडी स्टार क्षेत्र में लौट सकता हूँ। मैंने सुना है कि केवल महत्वपूर्ण स्थिति वाले फॉर्मेशन मास्टर्स या जिन्होंने फॉर्मेशन गॉड टॉवर में बहुत योगदान दिया है, वे ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं जो क्षेत्रों को पार कर सकता है। मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि उस फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। आप फॉर्मेशन गॉड टॉवर में किसी भी योगदान के बिना केवल लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर हैं। यदि आप बनना चाहते हैं तो इसमें वर्षों लगेंगे। क्षेत्रों को पार करने के लिए ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इस तरह से आपके लिए सामान्य रूप से यात्रा करना बेहतर होगा। आपको वर्षों बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और कम से कम आधे साल में वापस जा सकते हैं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये बात उसे पहले से ही पता थी, लेकिन एक कारण था कि यह जानने के बाद भी वह यहाँ आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 3 महीने से भी कम समय में लेवल 4 या लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता था। इस तरह वह फॉर्मेशन गॉड टॉवर को दिखा सकता है कि वह कितना भयानक प्रतिभा वाला है। उस समय फॉर्मेशन गॉड टॉवर निश्चित रूप से उसे बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। इसके बाद वह कई क्षेत्रों के बीच तब तक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की शर्त रखेगा जब तक वह सुबह के सितारों की भूमि में रहेगा। ये जियाओ ने फॉर्मेशन गॉड टॉवर के मुख्यालय में आने से पहले यही योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ एक चुनौती के लिए हूँ। एक चुनौती? बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पाया कि ये जियाओ क्या कहना चाह रहा था। ये जियाओ ने सिर हिलाया और साफ कर दिया कि वह क्या चाहता है। मैं वर्तमान में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक पूर्ण शुरुआत से लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बनने में मुझे कितना समय लगा? कितनी देर? बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा। ये जियाओ मुस्कुराए और उसे 3 उंगलियां दिखाईं। 3 साल? नहीं, बस 3 महीने। क्या? अब बूढ़ा सचमुच सदमे में था। ये ज्ञात बात है कि अधिकांश राक्षसी प्रतिभाओं को भी लेवल 2 से लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर्स तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन ये जियाओ को वास्तव में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बनने में केवल 3 महीने लगे। इसका मतलब क्या है? यदि यह सच है तो इसका मतलब है कि ये जियो एक प्रतिभा है जो अराजकता के इतिहास में कभी दिखाई नहीं दी है और भविष्य में भी कभी दिखाई नहीं देगी। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि ये जियाओ मजाक कर रहा है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो केवल 3 महीनों में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बन जाए? यह असंभव है। लेकिन फिर जब उसने ये जियाओ के गंभीर चेहरे से सुराग ढूंढने की कोशिश की तो उसे केवल एक दृढ़ रवैया और पूर्ण आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसकी आंखों में झूठ या झिझक का लेश भी नजर नहीं आता था। ये स्पष्ट था कि ये जियाओ ने बातें नहीं बनाई, बल्कि वह सच कह रहा था। लेकिन फिर बूढ़े व्यक्ति ने ये जियाओ की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। फिर भी उसने पूछा, और? ये स्पष्ट था कि बूढ़ा व्यक्ति जानना चाहता था कि ये जियाओ की चुनौती क्या थी। ये जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चुनौती 3 महीने में लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बनने की है, जब तक मुझे सिखाने वाला कोई है। अगर मैं 3 महीने में लेवल 3 से लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता हूँ तो मुझे फॉर्मेशन गॉड चाहिए। टॉवर मुझे किसी भी समय क्षेत्रों को पार करने के लिए ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बूढ़ा एक बार फिर चौंक गया। इस बार उसने एक बार फिर ये जियाओ को करीब से देखा। वह बता सकता था कि ये जियाओ मजाक नहीं कर रहा था। चूंकि वो मजाक नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उनकी चुनौती भी असली है। क्या ये सचमुच है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा आदमी अपने दिल में सवाल किए बिना नहीं रह सका। अपना सिर हिलाते हुए वह बुदबुदाया, मैं सिर्फ संरचनाओं की रखवाली करने वाला एक बूढ़ा आदमी हूँ। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तय कर सकता हूँ। फिर उसने ये जियो की ओर देखा और कहा, मैं आपकी चुनौती हमारे फॉर्मेशन गॉड टॉवर के अध्यक्ष को भेजूंगा। मुझे अपना लेवल 3 टोकन दें। ये जियाओ ने केवल अपना सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति को एक टोकन दिया जो लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उसकी पहचान साबित कर सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और ये जियाओ को फॉर्मेशन गॉड टॉवर के अंदर ले आया। जैसे ही ये जियाओ ने अंदर कदम रखा, वह एक विशाल हॉल में दिखाई दिया। बूढ़े व्यक्ति ने ये जियाओ को यहीं रुकने के लिए कहा और चला गया। क्या ये सच है? राष्ट्रपति कार्यालय में फॉर्मेशन गॉड टॉवर की 9वीं मंजिल पर
5 बूढ़े लोगों को सदमे में खड़े देखा जा सकता था। 5 बूढ़ों में से एक इस फॉर्मेशन गॉड टॉवर का अध्यक्ष था और उनमें से एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से भरे प्लेटफॉर्म का संरक्षक था। जहां तक बाकी 3 बूढ़ों की बात है, वे लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ साथ मेजर सेंट रियल्म योद्धा भी थे। जब उन्होंने अभिभावक बूढ़े व्यक्ति को ये जियाओ की स्थिति के बारे में बताते हुए सुना तो वे सभी चौंक गए। सबसे पहले उन्होंने ये भी सोचा कि या तो अभिभावक बूढ़ा व्यक्ति मजाक कर रहा था या ये जियाओ आनंद पाने के लिए उनके साथ चाल खेल रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में फिर से सोचा तो फॉर्मेशन गॉड टॉवर पर चाल खेलने की हिम्मत कौन करेगा? वे मौत को दावत दे रहे होंगे। फॉर्मेशन गॉड टॉवर के अध्यक्ष गू तियानहाओ ने अभिभावक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, ओल्ड हू, क्या उसने मुझे अपना पहचान चिन्ह दिया है? ओल्ड हू ने राष्ट्रपति को ये जियाओ का टोकन दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने टोकन पर कुछ किया और टोकन जल उठा। फिर टोकन पर कुछ प्रकार का विवरण दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद गू तियानहाओ ने एक अन्य बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बूढ़े चू, क्रिस्टल सिटी में हमारी शाखा के अध्यक्ष से संपर्क करें और उनसे इस ये जियो लड़के के बारे में पूछें। अगर ये जियो ने जो कुछ भी कहा वह सच है तो वह व्यक्ति है जिसे हम कर सकते हैं, भले ही वह चुनौती में असफल हो जाए, तब भी हार नहीं मानूंगा। बाकी 3 आदमियों ने एक साथ सिर हिलाया। उनमें से एक, ओल्ड चू, ने फिर हवा में कई रेखाएं खींची जो जल्द ही एक संरचना में बदल गईं। अगले ही पल फॉर्मेशन ने एक जल स्क्रीन का निर्माण किया जो सीधे क्रिस्टल सिटी के फॉर्मेशन गॉड टॉवर से जुड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें। टॉस साइट मैप दान करें।